साथियों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। तो साथियों, हम पढ़ रहे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित रहस्य और रोमांच से भरपूर एक जादुई कहानी चंद्रकांता संतति। और आज हम पढ़ेंगे इसी कहानी की बुक नंबर 2 के 7वें भाग का 5वां बयान। तो आइए साथियों, मज़ा लेते हैं इस जादुई कहानी का मेरे साथ यानी राजेश शर्मा की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं 5वां बयान। पाठकों को याद होगा कि भूतनाथ को नागर ने एक पेड़ के साथ बांध रखा है। यद्यपि भूतनाथ ने अपनी चालाकी और तिलिस्मी खंजर की मदद से नागर को बेहोश कर दिया, मगर देर तक उसके चिल्लाने पर भी वहाँ कोई उसका मददगार न पहुँचा और नागर फिर से होश में आकर उठ बैठी। नागर, अब मुझे मालूम हुआ कि तेरे पास भी एक अद्भुत वस्तु है। भूतनाथ, जो अब तुम्हारी होगी। नागर, नहीं, जिसके छूने से मैं बेहोश हो गई उसे अपने पास क्यों कर रख सकती हूँ, मगर मालूम होता है कि कोई ऐसी चीज़ भी तेरे पास ज़रूर है जिसके सबब से इस खंजर का असर तुझ पर नहीं होता। खैर, मैं तेरा यह तीसरा कसूर भी माफ़ करूँगी यदि तू ये खंजर मुझे दे दे और वह दूसरी चीज़ भी मेरे हवाले कर दे जिसके सबब से इस खंजर का असर तुझ पर नहीं होता। भूतनाथ, मगर मुझे क्यों कर विश्वास होगा कि तुमने मेरा कसूर माफ़ किया। नागर, और मुझे क्यों कर विश्वास होगा कि तूने वास्तव में वही चीज़ मुझे दी जिसके सबब से खंजर की करामात से तू बचा हुआ है। भूतनाथ, बेशक मैं वही चीज़ तुम्हें दूंगा और तुम आजमाने के बाद मुझे छोड़ सकती हो। नागर, मगर ताज्जुब नहीं कि आजमाते ही मैं फिर बेहोश हो जाऊं, क्योंकि तू धोखा देने में मुझसे किसी तरह कम नहीं है। भूतनाथ, इसका जवाब तुम खुद समझ सकती हो। नागर, हाँ ठीक है, यदि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाऊंगी तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेड़ के साथ बंधा हुआ है और तेरे हाथ पैर भी खुले हुए नहीं हैं। भूतनाथ, और मेरे चिल्लाने से भी यहाँ कोई मददगार नहीं पहुँचेगा। नागर, हाँ, इसका प्रमाण भी। कहते कहते नागर रुक गई, क्योंकि तभी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज़ उसने सुनी और किसी के आने का उसे शक हुआ। नागर ने पीछे घूमकर देखा तो कमलनी पर नज़र पड़ी, जो नागर के दिए घोड़े पर सवार इसी तरफ आ रही थी। कमलनी इस समय भी उसी सूरत में थी जिस सूरत में नागर के यहाँ गई थी और उसका पहचानना मुश्किल था, मगर भूतनाथ की जुबानी नागर को पता लग चुका था, इसलिए उसने कमलनी को तुरंत पहचान लिया और भूतनाथ को उसी तरह छोड़ फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हो गई। कमलनी भी पास पहुंची और नागर की तरफ देख करके बोली, कमलनी, तुझे तो विश्वास हो गया होगा कि मैं मिर्ज़ापुर चली गई। नागर, बेशक तुमने मुझे धोखा दिया। खैर, अब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जा सकती हो। यद्यपि तुम माया रानी की बहन हो और इस सबब से मुझे तुम्हारा अदब करना चाहिए, मगर तुम्हारी बुराइयों पर ध्यान देकर माया रानी ने हुक्म दे रखा है कि जो कोई तुम्हारा सिर काट कर उसके पास ले जाएगा वह मुँह मांगा इनाम पाएगा। अस्तु, अब मैं तुम्हें किसी तरह छोड़ नहीं सकती। हाँ, अगर तुम खुशी से माया रानी के पास चली चलो तो अच्छी बात है। कमलनी मुस्कुराकर, ठीक है, मालूम होता है कि तू अभी तक अपने आप को अपने मकान में मौजूद समझती है और चारों तरफ अपने नौकरों को देख रही है। नागर, कुछ शर्मा कर, मैं खूब जानती हूँ कि इस मैदान में मैं अकेली हूँ, लेकिन ये भी देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम अपने को हरवा चलाने और ताकत में मुझसे बढ़कर समझती हो तो ये तुम्हारी भूल है और इसका फैसला हाथ मिलाने से ही हो सकता है। हाथ बढ़ाकर आइए। कमलनी हंसकर, वाह, तू समझती है कि मुझे उस अंगूठी की खबर नहीं जो तेरे इस बड़े हुए हाथ में देख रही हूँ। अच्छा ले, अच्छा ले कहकर कमलनी ने दिखा दिया कि उसमें कितनी तेज़ी और फुर्ती है। घोड़ा आगे बढ़ाया और तिलिस्मी खंजर निकालकर इतनी तेज़ी के साथ नागर के हाथ में रख दिया कि वह अपना हाथ हटा भी न सकी और खंजर की तासीर से बदहवास होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। कमलनी ने घोड़े से उतरकर भूतनाथ को कैद से छुट्टी दी और कहा, वाह, तुम कितने बड़े चालाक होकर भी इसके फंदे में आ गए। भूतनाथ, मैं इसके फंदे में नहीं आता। यदि उस अंगूठी का गुण जानता जो इसकी उंगली में चमक रही है। वास्तव में ये अनमोल वस्तु है और कठिन समय पर काम दे सकती है। कमलनी, इस कमबख्त के पास यही तो एक चीज़ है जिसके सबब से माया रानी की आंखों में इसकी इज्जत है। इसके जहर से कोई बच नहीं सकता। हाँ, यदि ये चाहे तो जहर उतार भी सकती है। न मालूम ये अंगूठी और इसका जहर उतारने की तरकीब मनोरमा ने कहाँ से पाई। भूतनाथ, माया रानी से, और इससे क्या संबंध। कमलनी, मनोरमा उसकी सखियों में सबसे बड़ा दर्जा रखती है
और वह इस कमबख्त को अपनी बहन से बढ़ के मानती है। ये अंगूठी भी मनोरमा ही की है। भूतनाथ, तो माया रानी ने यह अंगूठी क्यों ने ले ली? उसके तो बड़े काम की चीज़ थी। कमलनी, उसको भी मनोरमा ने ऐसी ही अंगूठी बना दी है और जहर उतारने की दवा भी तैयार कर दी है, मगर इसके बनाने की तरकीब नहीं बताती। भूतनाथ, खैर अब यह अंगूठी आप ले लीजिए। कमलनी, यद्यपि ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, बल्कि इसको अपने पास रखने में मैं पाप समझती हूँ, तथापि जब तक माया रानी से खटपट चली जाती है तब तक ये अंगूठी अपने पास ज़रूर रखूँगी, तिलिस्मी खंजर की तरफ इशारा करके, और इसके सामने ये अंगूठी कोई चीज़ नहीं है। भूतनाथ, बेशक बेशक, जिसके पास ये खंजर है उसे दुनिया में किसी चीज़ की परवाह नहीं, और वह अपने दुश्मन से चाहे वह कैसा ज़बरदस्त क्यों न हो कभी नहीं डर सकता। आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की जो ऐसा खंजर थोड़े दिन के लिए मुझे दिया। वह दिन भी कैसा होगा जिस दिन ये खंजर हमेशा अपने पास रखने की आज्ञा आप मुझे देंगी। कमलनी मुस्कुराकर, खैर वह दिन आज ही समझ लो, मैं हमेशा के लिए ये खंजर तुम्हें देती हूँ, मगर नानक के लिए ऐसा करने की सिफारिश मत करना। भूतनाथ ने खुश होकर कमलनी को सलाम किया। कमलनी ने नागर की उंगली से जहरीली अंगूठी उतार ली और उसके बटुए में से खोजकर उस दवा की शीशी भी निकाल ली जो उस अंगूठी के भयानक जहर को बात की बात में दूर कर सकती थी। इसके बाद कमलनी ने भूतनाथ से कहा, नागर को हमारे अद्भुत मकान में ले जाकर तारा के सुपुर्द करो और फिर मुझसे आकर मिलो। मैं फिर वही अर्थात मनोरमा के मकान पर जाती हूँ। अपने कागजात भी उसके बटुए में से निकाल लो और इसी समय उन्हें जलाकर सदैव के लिए निश्चिंत हो जाओ। छठवां बयान। माया रानी का डेरा अभी तक खास बाग तिलिस्मी बाग में है। रात आधी से ज़्यादा जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। पहरे वालों के सिवाय सभी को निद्रा देवी ने बेहोश करके डाल रखा है, मगर उस बाग में दो औरतों की आंखों में नींद का नाम निशान भी नहीं है। एक तो माया रानी की छोटी बहन लाडली, जो अपने सोने वाले कमरे में मसेरी के ऊपर पड़ी कुछ सोच रही है और थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर बाहर निकलती और सन्नाटे की तरफ ध्यान देकर लौट जाती है। मालूम होता है कि वह मकान से बाहर जाकर किसी से मिलने का मौका ढूंढ रही है। और दूसरी माया रानी, जो निद्रा ने आने के कारण अपने कमरे में टहल रही है, उसे भी तरह तरह के ख्यालों ने सता रखा है। कभी कभी उसका सिर हिल जाता है, जो उसके दिल की परेशानी को पूरी तरह से छिपा रहने नहीं देता। उसके होंठ भी कभी कभी अलग होकर दिल का दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे दिल के अंदर कैद रहने वाले कई भेद शब्द रूप होकर धीरे से बाहर निकल पड़ते हैं। जब चारों तरफ अच्छी तरह सन्नाटा हो गया तो लाडली ने काले कपड़े पहने और अय्यारी का बटुआ कमर में लगाने के बाद कमरे के बाहर निकलकर इधर उधर टहलना शुरू किया। वह उस कमरे के पास आई जिसके अंदर माया रानी तरद्दुद और घबराहट से निद्रा ने आने के कारण टहल रही थी। लाडली छिपकर देखने लगी कि माया रानी क्या कर रही है। थोड़ी देर के बाद माया रानी के मुँह से निकले हुए शब्द लाडली ने सुने और वे शब्द ये थे, वह इस रास्ते को जानता है, वह भेद जिसे लाडली नहीं जानती। धनपति की मोहब्बत ने। इन शब्दों को सुनकर लाडली घबरा गई और बेचैनी ने अपने कमरे में लौट आने के लिए तैयार हुई, मगर उसके दिल ने उसे वहाँ से लौटने नहीं दिया। इच्छा हुई कि माया रानी के मुँह से और भी कोई शब्द निकले तो सुने, परंतु इसके बाद माया रानी कुछ ज़्यादा बेचैन मालूम हुई और अपनी मसेरी पर जाकर लेट रही। आधी घड़ी से ज़्यादा नहीं बीती थी कि माया रानी की सांस ने लाडली को उसके सो जाने की खबर दी और लाडली वहाँ से लौटकर बाग में टहलने लगी। फिर घूमती फिरती और अपने को पेड़ों की आड़ में बचाती हुई वह बाग के पिछले कोने में पहुँची, जहाँ एक छोटा सा मगर मजबूत बुर्ज बना था। इसके अंदर जाने के लिए छोटा सा लोहे का दरवाज़ा था, जिसे उसने धीरे से खोला और अंदर जाने के बाद फिर बंद कर लिया। भीतर बिल्कुल अंधेरा था। बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और उस कोठरी की हालत अच्छी तरह देखने लगी। यह बुर्ज वाली कोठरी बरसों से ही बंद थी और इस सबब से इसके अंदर मकड़ों ने अच्छी तरह अपना घर बना लिया था, मगर लाडली ने इस कोठरी की गंदी हालत पर कुछ ध्यान नहीं दिया। इस कोठरी की ज़मीन चौखूटे पत्थरों से बनी हुई थी और छत में छोटे छोटे 2-3 सुराख थे, जिसमें से आसमान में जड़े हुए तारे दिखाई दे रहे थे। पहले तो लाडली इस विचार में पड़ी कि बहुत दिनों से बंद रहने के कारण इस कोठरी की हवा ख़राब होकर जहरीली हो गई होगी, शायद किसी तरह का नुकसान पहुँचे, मगर छत के सुराखों को देख निश्चिंत हो गई और मोमबत्ती एक किनारे जमाकर ज़मीन पर बैठ गई। आधी घड़ी वह
सोच विचार में पड़ी रही। इसके बाद हल्की आवाज़ के साथ कोने की तरफ ज़मीन का एक चौखूटा पत्थर किवाड़ के पल्ले की तरह खुलकर अलग हो गया और नीचे से अपनी असली सूरत में कमलनी निकलकर लाडली के सामने खड़ी हो गई। कमलनी को देखते ही लाडली उठ खड़ी हुई और बड़ी मोहब्बत से उसके साथ लिपट कर रोने लगी तथा कमलनी की आंखें भी आंसू की बूंदें गिराने लगी। कुछ देर बाद दोनों अलग हुई और ज़मीन पर बैठकर बातचीत करने लगी। लाडली, मेरी प्यारी बहन, इस समय मेरी खुशी का अंदाज़ा कोई भी नहीं कर सकता। मुझे तो इस बात का बड़ा ही रंज था कि तुमने मुझे अपने दिल से भुला दिया, जिसकी आशा कदापि न थी, मगर आज शाम को तुम्हारे हाथ की लिखी हुई उस चिट्ठी ने मुझ में जान डाल दी जो तेज सिंह के हाथ मुझ तक पहुँचाई गई थी। कमलनी, नहीं, अभी तक मैं तुझे उतना ही प्यार करती हूँ जितना यहाँ रहने पर करती थी, परंतु इस समय आशा कम थी कि मेरे लिखे अनुसार यहाँ आकर तू मुझसे मिलेगी, क्योंकि बड़ी बहन माया रानी मेरी जान की ग्राहक हो रही है और तू पूरी तरह उसके कब्जे में है। लाडली, प्यारी बहन, चाहे माया रानी का दिल तुम्हारी दुश्मनी से भरा हुआ क्यों न हो, मगर मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत से किसी तरह खाली नहीं हो सकता। तुम्हारी चिट्ठी पाते ही मैं बेचैन हो गई और हज़ारों आफतों की तरफ ध्यान ने देकर बेखटके यहाँ चली आई। क्या अब भी तुम्हें? कमलनी, हाँ, मुझे विश्वास है और मैं खूब जानती हूँ कि अगर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत न होती तो तू मेरे लिखने पर यकायक यहाँ न आती। लाडली, मुझे इस बात की शिकायत करने का मौका आज मिला कि तुमने इस घर को तिलांजलि देते समय अपने इरादे से मुझे बेखबर रखा। कमलनी, तो क्या मेरा इरादा जानने पर तू मेरा साथ देती? लाडली, जोर देकर, ज़रूर साथ देती। हाय, यहाँ रहकर जैसी तकलीफ़ मैं दिन काट रही हूँ वह मेरा ही जी जान रहा है। ऐसे ऐसे भयानक काम मुझसे लिए जाते हैं कि जिसे मैं मुख्तसर में कह नहीं सकती। लाचार होकर और झक मार कर सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माया रानी के गुस्से में पड़कर मैं अपनी जान भारतवर्ष के किसी घने जंगल में छिपकर भी नहीं बचा सकती। कमलनी, इसका सबब यही है कि तू तिलिस्मी हाल से बिल्कुल बेखबर और भोली है, बल्कि वास्तव में राम भोली है। लाडली चौंक कर, क्या तुम जानती हो कि मैं राम भोली बनने पर लाचार की गई थी? कमलनी, मुझे अच्छी तरह मालूम है। अभी तक नानक मेरे साथ रहकर मेरा काम कर रहा है। लाडली, हाय, जब वह तुम्हारे साथ है तो ज़रूर एक दिन सामना होगा। उस समय शर्म से मेरी आंखें ऊंची न होंगी। उस बेचारे के साथ मैंने बड़ी बुराई की। कमलनी, लेकिन मैं खूब जानती हूँ कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। खैर, इस बात को जाने दे। मुझे तेरी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई है। मैं इस समय ये पूछने आई हूँ कि अब तेरा क्या इरादा है, क्योंकि इस तिलिस्म की उम्र अब तमाम हो गई और माया रानी अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही चाहती है। लाडली, हाथ जोड़कर, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखो, जिसमें माया रानी का मुँह देखना नसीब न हो। मैं जानती हूँ कि यह तिलिस्म अब टूटा ही चाहता है, क्योंकि इधर थोड़े दिनों में बड़ी बड़ी अद्भुत बातें देखने में आ रही है, जिनसे खुद माया रानी की अक्ल चक्कर में है। मगर शक है तो इतना कि तिलिस्म तोड़ने वाले कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह इस समय माया रानी के कैदी हो रहे हैं और कल उन दोनों का सिर ज़रूर काटा जाएगा। कमलनी, ये बात मुझे भी मालूम है, मगर सवेरा होने के पहले ही मैं उन दोनों को छुड़ा कर ले जाऊंगी। लाडली, यदि ऐसा हो तो क्या बात है। वे दोनों कैसे नेक और खूबसूरत हैं जिस समय मैंने आनंद सिंह को देखा। इतना कह लाडली चुप हो गई। उसकी आंखें नीची हो गई और उसके गालों पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई। कमलनी समझ गई कि यह आनंद सिंह को चाहती है। कमलनी, मगर उन दोनों को छुड़ाने के लिए कुछ तुमसे भी मदद चाहती हूँ। लाडली, तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। कमलनी, तू उस कैद खाने की ताली मुझे ला दे जिसमें दोनों कुमार कैद है। लाडली, मैं उद्योग कर सकती हूँ, मगर वह तो हरदम माया रानी की कमर में रहती है। कमलनी, उसके लेने की सहज तरकीब मैं बताती हूँ। लाडली, क्या? कमलनी, कमर से तिलिस्मी खंजर निकाल और दिखाकर, यह तिलिस्म की सौगात है। हाथ में लेकर जब इसका कब्जा दबाया जाएगा तो बिजली की सी चमक पैदा होगी, जिसके सामने किसी की आंख खुली नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त इसमें और भी दो गुण हैं। एक तो यह है कि जिसके बदन से यह लगा दिया जाए उसके बदन में बिजली दौड़ जाती है और वह तुरंत बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है, और दूसरे, यह हर एक चीज़ को काट डालने में ताकत रखता है। कमलनी ने खंजर का कब्जा दबाया। उसमें से ऐसी चमक पैदा हुई कि लाडली ने दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली और कहा, बस बस, इस चमक को दूर करो तो आंखें खोलूँ। कमलनी कब्जा ढीला करके, लो, चमक बंद हो गई, आंखें खोलो।
लाडली आंखें खोलकर, मेरे हाथ में दो तो मैं भी कब्जा दबा कर देखूं। मगर नहीं, तुम तो कह चुकी हो कि यह जिसके बदन से छुआया जाएगा वह बेहोश हो जाएगा, तो मैं इसे कैसे ले सकती हूँ और तुम पर इसका असर क्यों नहीं होता। हम ऊपर लिखाए हैं कि कमलनी की कमर में 2 तिलिस्मी खंजर थे और उनके जोड़ की 2 अंगूठियाँ भी उसकी उंगलियों में थी। उसने एक अंगूठी लाडली की उंगली में पहरा कर उसका गुण अच्छी तरह समझा दिया और कह दिया कि जिसके हाथ में यह अंगूठी रहेगी केवल वही इस खंजर को अपने पास रख सकेगा। लाडली, जब ऐसी चीज़ तुम्हारे पास है तो वह ताली तुम स्वयं उससे क्यों नहीं ले सकती हो। कमलनी, हाँ, मैं यह काम खुद भी कर सकती हूँ, मगर ताज्जुब नहीं कि माया रानी के कमरे तक जाते जाते मुझे कोई देख ले और गुल करे तो मुश्किल होगी। यद्यपि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता और मैं इस खंजर की बदौलत सैकड़ों को मार कर निकल जा सकती हूँ, मगर जहाँ तक बिना खून खराबा किए काम निकल जाए तो उत्तम ही है। लाडली, हाँ ठीक है, तो अब विलम्ब नहीं करना चाहिए। कमलनी, तो फिर जा, मैं इसी जगह बैठी तेरी राह देखूंगी। खंजर के जोड़ की अंगूठी हाथ में पहनने के बाद लाडली ने तिलिस्मी खंजर ले लिया और बुर्ज का दरवाज़ा खोल वहाँ से रवाना हुई। कमलनी को आधे घंटे से ज़्यादा राह न देखना पड़ा। इसके भीतर ही ताली लिए हुए लाडली आ पहुँची और अपनी बहन के सामने ताली रख कर के बोली, इस ताली के लेने में कुछ भी कठिनाई न हुई। मुझे किसी ने भी नहीं देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। माया रानी बेखबर सो रही थी। ताली लेते समय वह जाग न उठे, इससे तिलिस्मी खंजर एक दफ़े उसके बदन से लगा देना पड़ा। बस तुरंत ही उसका बदन कांप उठा, मगर वह आंखें नहीं खोल सकी। मुझे विश्वास हो गया कि वह बेहोश हो गई। बस मैं ताली लेकर चली आई, मगर अब यहाँ ठहरना उचित नहीं। कमलनी, हाँ, अब यहाँ से चलना और उन कैदियों को छुड़ाना चाहिए। लाडली, मगर उन कैदियों को छुड़ाने के लिए तुमको इसी बाग की राह से कैद खाने तक जाना होगा। कमलनी, नहीं, वहाँ जाने के लिए दूसरी राह भी है जिसे मैं जानती हूँ। लाडली ताज्जुब से कमलनी का मुँह देख के, जीजाजी यहाँ के बहुत से रास्तों और सुरंगों तथा तहखानों को जानते थे। मालूम होता है तुमने उन्हीं से इसका हाल जाना होगा। कमलनी, नहीं, यहाँ की बहुत सी बातें किसी दूसरे ही सबब से मुझे मालूम हुई, जिसे सुनकर तू बहुत ही खुश होगी। हाँ, यदि जीजाजी हम लोगों से जुदा नहीं किए जाते तो यहाँ की अजीब बातों को देखने का आनंद मिलता। माया रानी को भी यहाँ के भेद अच्छी तरह मालूम नहीं है। लाडली, जीजाजी हम लोगों से जुदा किए गए, इसका मतलब मैं नहीं समझी। कमलनी, क्या तू समझती है कि गोपाल सिंह जी यानी माया रानी के पति अपनी मौत मरे? लाडली कुछ सोचकर, मुझे तो यही विश्वास है कि उन्हें जहर दिया गया। मैंने स्वयं देखा कि मरने पर उनका रंग काला हो गया था और चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि मैं पहचान नहीं सकी। हाय, हम दोनों बहनों पर उनकी बड़ी कृपा रहती थी। कमलनी, उनकी कृपा किस पर नहीं रहती थी? कुछ सोचकर, खैर, आज मैं तुझे इस बाग के 4थे दर्जे में ले चलकर एक तमाशा दिखाऊंगी। लाडली ताज्जुब से, क्या 4थे दर्जे में तुम जा सकती हो? कमलनी, हाँ, मैं यहाँ के बहुत से वेदों को जान गई हूँ और सब जगह घूम फिर सकती हूँ। लाडली, आहा, तब तो मैं ज़रूर चलूँगी। जीजाजी अक्सर कहा करते थे कि इस बाग के 4थे दर्जे में अगर कोई जाए तो उसे मालूम हो कि दुनिया क्या चीज़ है और ईश्वर की सृष्टि में कैसी विचित्रता दिखाई दे सकती है। कमलनी, अच्छा, अब चलकर पहले कैदियों को छुड़ाना चाहिए। इतना कहकर कमलनी उठी और मोमबत्ती हाथ में लिए हुए उस सुरंग के मुहाने पर गई, जिसका मुँह चौखूटे पत्थर के हट जाने से खुल गया था और जिसमें से वह कुछ ही देर पहले निकली थी। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ मौजूद थी। दोनों बहनें नीचे उतर गई। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने के साथ ही वह चौखूटा पत्थर एक हल्की आवाज़ के साथ अपने ठिकाने पहुंच गया और उस सुरंग का मुँह बंद हो गया। तो साथियों, इसी के साथ यहाँ इस बुक का 7वां भाग समाप्त होता है और अगले भाग में और अगले बयान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।